स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल यूनिट्स से हमारा जो टॉपिक चल रहा है, एक से टिका के रखो बेटा, टिका के रखो इधर उसके ऊपर, नहीं होगा। अशोक जी माइक ऑफ रखें प्लीज़। बायोमोलिक्यूल यूनिट से हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में जो हमारी रिएक्शन चल रही है, ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहली रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ एन हेक्सेन का बनना प्रूव करता है कि 6 कार्बन जो हैं वो सीधी श्रृंखला में लगे हैं। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से बनने हैं। सेकंड जो रिएक्शन पढ़ी हमने HCN के साथ, और थर्ड रिएक्शन जो पढ़ी हमने हाइड्रोक्सिल के साथ। HCN के साथ बना साइनोहाइड्रिन और हाइड्रोक्सिल के साथ बना ऑक्जिम, जो ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। फोर्थ रिएक्शन जो हमने पढ़ी टोलेन अभिकर्मक से, फिफ्थ रिएक्शन हमने पढ़ी फेलिंग विलियन से, और सिक्स्थ रिएक्शन हमने पढ़ी ब्रोमीन प्लस जल से। इन तीनों ही रिएक्शन में ग्लूकोनिक एसिड का बनना यह प्रूव करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। अब आता है ग्लूकोज का एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। एसिटिलीकरण, तो एसिटिलीकरण करने के लिए जो अभिकर्मक या अभिकारक हम लोग यूज करते हैं, रीजेंट हम लोग यूज करते हैं, 2 रीजेंट यूज किए जाते हैं एसिटिलीकरण करने के लिए। एक तो एसिटिल क्लोराइड और दूसरा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिल ग्रुप क्या होता है? एसिटिल ग्रुप एसिटिल समूह, CH3CO समूह को एसिटिल समूह बोला जाता है। CH3CO समूह ये होता है एसिटिल समूह। तो इसी से आप एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला बड़े आराम से सोच सकते हैं। अगर आपको एसिटिल ग्रुप पता है तो आप एसिटिल ग्रुप लगाएं और आगे क्लोराइड लगा दें तो एसिटिल क्लोराइड बन जाता है। अब ये ग्रुप ध्यान रखिएगा, एसिटिल ग्रुप, यहाँ से खूब फार्मूले आपके निकलेंगे। जैसे देखो, क्लियर करता हूं मैं आपको। एसिटिल समूह, एसिटिल समूह होता है CH3CO। अब पहला फार्मूला अपने को बनाना है, मान लो एसिटिल क्लोराइड का, तो अपने को एसिटिल समूह पता है CH3CO है, आगे Cl लगा दो, एसिटिल क्लोराइड बन गया। अब जैसे ये आया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, अब एसिट वर्ड आया, एसिट वर्ड आया, एसिट वर्ड यानी एसिटिल समूह। एसिड शब्द देखते ही एसिटिल समूह लगा दिया। अब कहता है एल्डिहाइड बना दो। एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करेंगे? आगे H लगा देंगे, तो ये एसिटल्डिहाइड का फार्मूला निकल जाएगा। ऐसे ही आप देखें एसिटेमाइड, ये सारे फार्मूले आने हैं हमारी बुक्स के अंदर ना। एसिटेमाइड, तो एसिटेमाइड कैसे बनेगा? एसिड वर्ड आ रहा है तो एसिटिल ग्रुप लगाया। अब एमाइड समूह लगा देना है। एमाइड, एमाइड क्या होता है? CONH2, तो CO तो लगा ही हुआ था, आगे NH2 और लगा दिया, एसिटेमाइड बन गया। ऐसे ही सबसे सरल एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो यहाँ भी एसिड की आवाज़ आ रही है, तो एसिड की आवाज़ आ रही है तो एसिटिल समूह लगाएंगे हम लोग CH3CO। अब बनाना क्या है आपको? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या समूह होता है? COOH, तो CO के आगे OH और लगा दें तो ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला बन जाता है। तो इस तरह से ये ग्रुप आपको तैयार करने में, कई ग्रुप बताऊंगा आपको,
वो ग्रुप आप याद रखेंगे तो फार्मूला जो है वो बड़े आराम से बन जाया करेगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसिटिल क्लोराइड की, तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या है, एसिटिल समूह लगाना है और आगे क्या कर देना है, इसके क्लोराइड लगा देना है, तो ये एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला आ जाएगा। अब आता है एसिटिक एनहाइड्राइड, दूसरा वर्ड जो हमने पढ़ा एसिटिक एनहाइड्राइड। मैंने कल आपको एनहाइड्राइड शब्द बताया था। एनहाइड्राइड शब्द लिया है एनहाइड्रस से लिया गया। ये एनहाइड्रस क्या होता है, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस एनहाइड्राइड जो है वो एनहाइड्रस से लिया गया, रिमूव करने पर जल का अणु रिमूव किया गया है ना। एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, यानी जिसमें जल नहीं है, जिसमें से जल निकल चुका है। तो एसिटिक अम्ल में से अगर आप जल निकाल दें, एसिटिक अम्ल में से अगर आप जल निकाल दें, वाटर रिमूव कर दें, तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिटिक अम्ल में से जल निकालना है आपको, तो एसिटिक अम्ल हो गया CH3COOH। अब रिएक्शन में फंक्शनल ग्रुप पार्टिसिपेट करते होते हैं। जब आप जल निकालोगे ना तो इसके फंक्शनल ग्रुप से निकालोगे। अब आप देखो क्या एक अणु में से जल निकल सकता है क्या, इस फंक्शनल ग्रुप में, इस फंक्शनल ग्रुप में जल का अणु निकल सकता है क्या एक अणु से, है क्या इसमें 2H, जल का सूत्र HOH होता है, नहीं है ना, तो फिर हमें एक अणु और लेना पड़ेगा। अब देखो अब फंक्शन ग्रुप से जल निकल जाएगा क्या, अब 2 फंक्शन ग्रुप आ गए आपके पास है ना। अब यहां से जल निकल सकता है, देखो HOH। अब जो बचा आपने ये जल निकाल दिया, जल निकालने के बाद जो बचेगा ना वो एनहाइड्राइड बन जाएगा। एसिटिक अम्ल से जल निकालने के बाद बना है तो एसिटिक एनहाइड्राइड बोला जाएगा। CH3COOCOCH3, ये फार्मूला होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का, CH3COOCOCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। CH3COOCOCH3 एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हमारी जो रिएक्शन है वो है एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण, अब एसिटिलीकरण को सारा एक साथ कवर कर लेंगे हम लोग, जितने भी एसिटिलीकरण रिएक्शन आनी है, बहुत बार आएगी ये। एसिटाइलेशन, एसिटिल क्लोराइड से या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये किया जाता है। अब होता क्या है, कोई भी यौगिक है, कोई भी कंपाउंड है, उसका जो फंक्शन ग्रुप होगा ना उसमें H होना चाहिए, उस फंक्शन ग्रुप में H होना चाहिए जो निकल सके उससे। जैसे देखो अल्कोहल से H निकल सकता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से H निकल सकता है, एमीन से H निकल सकता है ये वाला, तो इनका एसिटिलीकरण संभव है। उस कंपाउंड में H होना चाहिए और इधर से आप एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड जो भी ले रहे हैं, दोनों में से जो भी आप यूज कर रहे हैं, इन दोनों में से चाहे एसिटिल क्लोराइड यूज करें चाहे एसिटिक एनहाइड्राइड यूज करें, इसमें जो एसिटिल समूह है, जैसे इसमें एसिटिल समूह ये है और इसमें देखोगे तो ये एसिटिल समूह है। अब होगा क्या, उस यौगिक का हाइड्रोजन जो है वो एसिटिल की जगह चला जाएगा और इसका जो एसिटिल है वो हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा। यही एसिटिलीकरण रिएक्शन होती है। एसिटिलीकरण में हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह से हो जाता है, हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन एसिटाइल ग्रुप से हो जाता है। बस इतना ही आपने सोचना है। फंक्शनल ग्रुप में से हाइड्रोजन निकलना चाहिए, सक्रिय हाइड्रोजन होना चाहिए, उसमें एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए जो निकल सके। तो हाइड्रोजन को निकाल देना है और एसिटिल ग्रुप को ले आना है, ये एसिटिलीकरण होता है। अब चाहे कोई भी एसिटिलीकरण पढ़े आप, जैसे एमीन है, मान लो मैंने एथिल एमीन लिख दिया C2H5NH2 प्लस CH3COCl। अब मेरे को सोचने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि क्या चलना है ना, एसिटिलीकरण कर रहे हैं तो होगा क्या, यहां से H हटाएंगे
और उस H की जगह ये एसिटिल ग्रुप ले आएंगे। ये रिएक्शन पूरी हो गई। बस H हटाना है और एसिटिल ग्रुप ले आना है। ऐसे जैसे फिनोल है, वलय के साथ OH प्लस एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड जो भी ले रहे हैं। अब फिनोल से क्या करेंगे हम लोग, H हटाएंगे, इधर ले जाएंगे और इधर से एसिटिल ग्रुप इधर ले जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, वलय के साथ O रह जाएगा और O के साथ एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा। ये एसिटिलीकरण हो गया फिनोल का। क्लियर। तो इस तरह से एसिटिलीकरण रिएक्शन कंप्लीट करते हैं। क्या होता है एसिटिलीकरण में, फिर देख लें। यौगिक में क्या होगा, सक्रिय हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए और इधर से एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड आप ले रहे हैं। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन एसिटिल की जगह चला जाएगा, एसिटिल एक्टिव हाइड्रोजन की जगह चला जाएगा, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। अब आप ग्लूकोज पे आए वापिस। ग्लूकोज का एसिटिलीकरण करना है तो ग्लूकोज की रिएक्शन जो है वो एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाई गई थी। CHO CHOH COHH CHOH CHOH CH2OH, ये डी ग्लूकोज हो गया, प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO अब ये फार्मूला मैंने बता दिया आपको कैसे बना है ना, एसिटिक अम्ल में से जल निकाला हुआ है। अब आप ग्लूकोज को देखें, ग्लूकोज में एक्टिव हाइड्रोजन है क्या जो निकल सकते हैं, है क्या एक्टिव हाइड्रोजन? ग्रुप दिख रहा है कोई जो H दे सकता है? क्या एल्डिहाइड H प्लस देता होता है क्या? एल्डिहाइड H प्लस देता होता है क्या? OH ग्रुप, OH ग्रुप है ना, OH OH ग्रुप से एक्टिव हाइड्रोजन निकल सकता है। अब एक्टिव हाइड्रोजन कितने निकलेंगे वो देखो, कितने एक्टिव हाइड्रोजन है। अब एक एक्टिव हाइड्रोजन तो ये रहा, ये निकलेगा। एक एक्टिव हाइड्रोजन ये रहा, ये निकलेगा। एक ये रहा, ये निकलेगा। एक ये रहा, ये निकलेगा। और एक ये रहा, ये निकलेगा। तो 5 एक्टिव हाइड्रोजन है इसमें, 5 एक्टिव हाइड्रोजन निकलेंगे और उसकी जगह 5 एसिटिल समूह आएंगे। इसलिए यहाँ 5 अणु लिए जाते हैं इसके। क्लियर। ये 5 अणु क्यों लिए? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर 5 एक्टिव हाइड्रोजन है जो निकलने हैं और उनकी जगह एसिटिल ग्रुप जाएगा। यही एसिटिलीकरण रिएक्शन होती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन को इधर ले आएंगे और इधर से जो एसिटिल ग्रुप है उसको उधर ले जाएंगे। ये एसिटिलीकरण रिएक्शन होगी। तो अब क्या होगा, जितने भी एक्टिव हाइड्रोजन थे उनको बाहर कर दें। CHO CHO का बंद खाली, CHO का बंद खाली, एक्टिव हाइड्रोजन बाहर कर रहे हैं। अब CHO का बंद खाली, CHO का बंद खाली, CH2O का बंद खाली। अब क्या होगा, इस एक्टिव हाइड्रोजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा। क्या होता है एसिटिल ग्रुप, CO CH3 CO CH3 CO CH3 CO CH3 CO CH3। तो कितने एसिटिल जुड़ गए ग्लूकोज में, 5। तो ये बन गया ग्लूकोज का पेंटा एसिटिल व्युत्पन्न, पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ग्लूकोज का जब एसिटिलीकरण करवाया गया तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बना, यानी उसमें 5 एसिटिल जुड़े। 5 एसिटिल का जुड़ना इस बात को प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 5 OH लगे हैं, क्योंकि सक्रिय हाइड्रोजन अल्कोहल के पास ही है। तो जितने हाइड्रोजन निकलेंगे ना उतने ही एसिटिल जुड़ेंगे। तो यहाँ 5 एसिटिल जुड़े, जो ये प्रूव करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप लगे हैं। 5 हाइड्रोक्सी समूहों की पुष्टि होती है। यहाँ समझ आ गई रिएक्शन। 5 हाइड्रोक्सी समूहों की पुष्टि, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सिल समूहों की पुष्टि, 5 OH ग्रुप की पुष्टि।
करने के लिए हम क्या करते हैं, ग्लूकोज का एसिटिलीकरण करते हैं, ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करवाते हैं, जिसमें ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है। और ग्लूकोज पेंटा एसीटेट का बनना प्रूव करता है कि इसमें 5 एसिटिल क्यों जुड़े हैं, क्योंकि इसमें 5 OH लगे हैं इसलिए। तो ग्लूकोज में 5 एल्कोहलिक ग्रुप की पुष्टि जो है वो ये करता है एसिटिलीकरण। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट देखिए हम सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण। सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3, ऑक्सीडेशन विद कंसंट्रेटेड HNO3। अब कंसंट्रेटेड HNO3 किस किस का ऑक्सीकरण कर सकता है, एक तो एल्डिहाइड का और एक प्राथमिक अल्कोहल का, एक तो एल्डिहाइड का और एक प्राथमिक अल्कोहल का, CH2OH का। CH2OH क्यों लिखा है, प्राथमिक अल्कोहल को देख लें। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ेगा, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ेगा। तो यानी ये कार्बन जो है जिससे OH जुड़ा है ये आगे एक कार्बन से जुड़ा है। तो अब इस कार्बन ने देखो कितने बॉन्ड बना लिए, 2 बॉन्ड बना लिए, तो बाकी रहे 2। तो इसके साथ हम कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ेंगे। तो इसलिए हमने क्या लिखा, प्राथमिक अल्कोहल को CH2OH। क्लियर? CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। तो सांद्र HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 या तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करता है या प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। अब हम लोग कल प्रूव कर चुके हैं कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है। अब साइंटिस्ट को भी ये ध्यान था ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो एल्डिहाइड में जब ऑक्सीजन जोड़ा था क्या बना था, एल्डिहाइड में जब ऑक्सीजन जोड़ा था ग्लूकोनिक एसिड, COOH, ग्लूकोनिक एसिड। COOH है ना, एल्डिहाइड से तो COOH ही बना था। ग्लूकोज है तो ग्लूकोनिक एसिड बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड होता तो एसिटिक एसिड बन जाता है ना, एल्डिहाइड से तो अम्ल बनेगा। तो CHO का परिवर्तन COOH में हो जाएगा। तो साइंटिस्ट को भी ये आइडिया था कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है तो ग्लूकोनिक अम्ल बन जाएगा। लेकिन जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाया गया सांद्र HNO3 के द्वारा, कंसंट्रेटेड HNO3 के द्वारा, तो सैकेरिक अम्ल बन गया। सैकेरिक अम्ल में 2 COH ग्रुप होते हैं, 2 COH ग्रुप होते हैं। तो एक तो फाइनली था कि बनना ही था, क्योंकि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड लगा, ये कल हम प्रूव कर चुके हैं। एक तो बनना ही था, तो ये तो बनना ही बनना था, एल्डिहाइड था इसमें। एक और बन गया, ये किस बात को प्रूव कर रहा है कि इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड के साथ साथ एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप भी लगा है, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप से ही दूसरा अम्ल बन सकता है। कैसे, अब देखना, मैं ऑक्सीकरण करूंगा इसका। पहले मैं प्राथमिक अल्कोहल का ही ऑक्सीकरण करके दिखा देता हूं आपको। प्राथमिक अल्कोहल क्या होगा बताओ, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ेगा, कार्बन से। ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। अब इसके बॉन्ड पूरे करें, H3H2, ये बॉन्ड पूरे कर दिए, ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब इसका ऑक्सीडेशन करना है अपने को, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है। अब ऑक्सीडेशन की क्या डेफिनेशन है, क्या होता है ऑक्सीडेशन, किसे कहते हैं ऑक्सीकरण? ऑक्सीकरण क्या होता है? निकलना सर। हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। अब आप ये देखें, अल्कोहल H दे सकता है या नहीं दे सकता, बताओ। अल्कोहल में सक्रिय हाइड्रोजन है या नहीं है? है सर। है ना, तो वो H देगा, हाइड्रोजन देगा, क्योंकि इसमें सक्रिय हाइड्रोजन है। तो ये H निकाल दिया, इससे अल्कोहल से H निकाल दिया। H निकालते ही किसका बॉन्ड खाली हो गया, जब ये H निकाला तो किसका बॉन्ड खाली हो गया, O का, क्योंकि H O के साथ जुड़ा था ना, O का बॉन्ड खाली हो गया, O का बॉन्ड खाली हो गया। और एक रूल है केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपने एक बॉन्ड O का खाली कर दिया है, जैसे यहाँ
ओ का खाली कर दिया है ना, तो अगला बॉन्ड हमेशा उसके पड़ोसी का खाली करें। हमेशा एक बॉन्ड अगर आप एक परमाणु का खाली कर देते हैं, एक एटम का फ्री कर देते हैं, तो अगला बॉन्ड हमेशा उसके नेबर का खाली करें। क्योंकि पड़ोसी देखो मिलके कब रहेंगे, जब दोनों को एक दूसरे की जरूरत है ना। आज हमारे को हमारे पड़ोसी की जरूरत है, हमारा पड़ोसी हमारे से क्यों बढ़िया व्यवहार रख रहा है बताओ, क्यों रखता है बढ़िया व्यवहार? अगर उसको हमारी जरूरत नहीं होती, क्या वो बोलता क्या हमारे से? आप देख लो, कई बंदे ऐसे भी होंगे जिनको आपकी जरूरत नहीं है, वो कितना बुलाते हैं अपने को, बुलाते हैं क्या? नहीं बुलाते हैं ना। तो हमारा पड़ोसी हमारे साथ क्यों बोल रहा है? क्योंकि हमें हमारे पड़ोसी की जरूरत है, तो हमारे पड़ोसी को भी हमारी जरूरत है। अब देखो हुआ क्या, हमने ये एच निकाला, एच निकालते किसका बॉन्ड फ्री हो गया? ओ का सर। ओ का। तो अब ओ को तो पड़ोसी की जरूरत पड़ गई क्योंकि ओ का बॉन्ड फ्री है। तो इसका पड़ोसी इसके साथ कब बढ़िया व्यवहार रखेगा? जब इसके पड़ोसी को भी ओ की जरूरत होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इससे एक एच निकाल देते हैं। अब ये हाइड्रोजन निकल गई, H2 निकल गई। अब इसके पड़ोसी का भी एक बंद खाली हो गया। देखो अब इसके पड़ोसी का भी एक बंद खाली हो गया ना, एक बंद खाली, एक एच निकल गया इससे भी, यस सर। और एक एच ओ से निकल गया। ओ का बंद भी खाली है, सी का बंद भी खाली है। अब क्या होगा बताओ, कल भी बताया था आपको, इसका बंद खाली हो गया, इसका बंद खाली हो गया, क्या हो गया फिर जब दोनों का एक एक बंद खाली हुआ? तो दोनों आपस में समझौता कर फिर क्या करेंगे, समझौता कैसे करेंगे? MOU साइन करेंगे, डबल इनमें बॉन्ड से। डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये डबल बॉन्ड बन गया, एल्डिहाइड बन गया। देखो बन गया एल्डिहाइड, सर। CHO बन गया एल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीकृत होकर एल्डिहाइड दे देता है। और एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण करवाओगे तो क्या बन जाएगा बताओ? एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण होता है, अब एल्डिहाइड में देखो, एल्डिहाइड में सक्रिय हाइड्रोजन है क्या? एल्डिहाइड ग्रुप ये होता है, एल्डिहाइड में सक्रिय हाइड्रोजन होता है क्या? एल्डिहाइड में सक्रिय हाइड्रोजन है क्या? निकल सकता है क्या H+ एल्डिहाइड से? नहीं निकल सकता ना, एच नहीं निकल सकता। इसमें सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है इसमें, तो इसलिए हम इसमें O जोड़ देते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है ये। अगर इसमें सक्रिय हाइड्रोजन होता ना तो इससे H ही निकालते, लेकिन इसमें सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन जोड़ के ऑक्सीकरण करते हैं इसका, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। क्लियर? तो अब देखो प्राइमरी अल्कोहल से जब ऑक्सीकरण करेगा ना प्राइमरी अल्कोहल का, तो एल्डिहाइड बनेगा, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। यानी फाइनली क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। क्लियर? होती स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन। समझ आ गया ना? जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन है उसमें से तो हाइड्रोजन निकालो, और जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है उसमें ऑक्सीजन जोड़ दो, ये ऑक्सीकरण होता है। अब आप आओ वापिस, अब होगा क्या देखो, ग्लूकोज का फार्मूला अगर हम लिखते हैं, CHO CHOH COHH CHOH CHOH CH2OH। अब मैं इसको ओपन करके लिख देता हूं, CH2OH। अब जब हमने सांद्र HNO3 से कंसंट्रेटेड HNO3 से इसकी रिएक्शन करवाई, इसका ऑक्सीकरण करवाया, तो एक तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा या ऑक्सीजन जुड़ेगा, अम्ल एक तो बनेगा ही बनेगा। ये बन गया, ये तो बनना ही था। बाकी जो सेकेंडरी अल्कोहल है ना, उनमें हाइड्रोजन इतना सक्रिय नहीं होता, नहीं तो क्या पता सेकेंडरी अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण हो जाता। सेकेंडरी अल्कोहल में जो हाइड्रोजन होता है ना वो कम सक्रिय होता है। ये +I प्रभाव का काम है सारा, है ना। हम लोग पढ़ते हैं अल्कोहल में, पढ़ेंगे हम लोग। बाकी मैं आपको देसी तरीका बता दूंगा, क्योंकि मैं केमिस्ट्री के हिसाब से कम चलूंगा, +I -I के हिसाब से। दूसरा तरीका ज़्यादा बताऊंगा जो याद रहता है, +I -I तो भूलते रहते हैं हम लोग। अब चलो, अब अल्कोहल आ गया। अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल में सक्रिय हाइड्रोजन है, प्राइमरी अल्कोहल में सक्रिय हाइड्रोजन है, तो ये वाला H निकल जाएगा। H निकलते किसका बंद खाली होगा? H निकल गया तो किस, O का, है ना। तो अगला बंद O के पड़ोसी का खाली करेंगे, तो O का पड़ोसी कौन है? C।
तो सी से हमने एच निकाल दिया, सी से भी एच निकाल दिया, पड़ोसी का बंध भी खाली कर दिया। अब दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ भी COOH बन जाएगा। तो इस तरह से एक COH यहाँ आ गया, एक COH यहाँ आ गया, ये बन गया सैकेरिक एसिड। सैकेरिक एसिड जो प्रूव करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होने के साथ साथ एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह भी है। एल्डिहाइड तो था ही था, ये तो कल ही प्रूव हो गया था। एक प्राइमरी अल्कोहल का भी आज हमने जो है वो प्रूव कर दिया कि एक प्राथमिक अल्कोहल भी उपस्थित है, क्योंकि यहाँ डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल सैकेरिक एसिड बन गया है। क्लियर? क्लियर इरेक्शन? यस सर, यस सर। अब चले हम आगे, फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया। अब मैं आपको एक्टिव हाइड्रोजन का केस बता दूं, क्योंकि अब मेरे को वहां चाहिए होगा, रिएक्शन में यूज करेंगे हम लोग कई बातें। प्राथमिक अल्कोहल ये CH3CH2OH, सेकेंडरी अल्कोहल ये CH3CHOH ये भी आप बना सकते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ेगा, तभी तो ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा ना, कि OH को हम जिस कार्बन से जोड़ेंगे उस कार्बन को 2 कार्बन से जोड़ दो तो ये वाला अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। फिर वैलेंसी पूरी करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा आपके पास। अब प्राइमरी अल्कोहल का जो हाइड्रोजन होता है ना, ये सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। ये तो एक्टिव होने का मतलब क्या है, इसके पास कोई भी आ गया, कोई भी इसके पास आ गया ना, ये उसको हाइड्रोजन दे देगा कि भैया मेरे पास तो हाइड्रोजन ही है, लेके जाता है तो ले जा। और इसका हाइड्रोजन इतना एक्टिव नहीं है, इसका हाइड्रोजन इतना एक्टिव नहीं है, ये इतनी जल्दी हाइड्रोजन नहीं देता। ये हाइड्रोजन कब देता है, हाइड्रोजन कब देगा ये, जब इसके पास कोई क्षार आएगा। क्यों? बेस आएगा कोई ना कोई, क्योंकि बेस में क्षमता होती है H+ को बाहर निकालने की। कहते हैं ना हम लोग, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बना देते हैं, एसिड एंड बेस रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बना देते हैं ना। तो कोई बेस आ गया ना, तब तो ये H दे देगा, अदरवाइज ये जल्दी से H नहीं देगा। यानी इससे तो H निकालने वाला चाहिए, मैं तो H लेके जाऊंगा, तब तो ये H दे देगा आराम से, अदरवाइज ये आसानी से H नहीं देता। ये बड़े आराम से H दे देता है, क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है, अम्लीय प्रवृत्ति का है। प्राइमरी अल्कोहल अम्लीय होता है। हम लोग +I -I नहीं सोच के, मैं आपसे एक सिंपल सी बात करूंगा। मैं एक प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूं, देखो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा है। कौन सी अल्कोहल है ये, कौन सी अल्कोहल होगी ये? 1 डिग्री। 1 डिग्री। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, ये कौन सी हो गई? 2 डिग्री। 2 डिग्री, द्वितीयक, सेकेंडरी है ना। और OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगी कौन सी? तृतीयक। ठीक है। अगर +I प्रभाव के आधार पर देखें तो भी हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब तक हम +I -I पूरा डिस्कस नहीं करते तब तक मैं एक बार उसकी चर्चा भी नहीं करूंगा कोई। हम दूसरे तरीके से समझेंगे। ये सबसे ज़्यादा अम्लीय है, एसिडिक है। ये क्यों एसिडिक है? आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा। जो लोग ड्रिंक करते हैं, है ना, ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, कौन सी अल्कोहल पी जाती है, कौन सी शराब पी जाती है, बताओ कौन सी अल्कोहल पीने योग्य है? 1 डिग्री एथेनॉल, है ना। एथेनॉल ड्रिंक में यूज की जाती है। ड्रिंकिंग जो करते हैं वो एथेनॉल ही पीते हैं। तो एथेनॉल ये पड़ी है, एथेनॉल। तो एथेनॉल कौन सी अल्कोहल है बताओ? 1 डिग्री, 1 डिग्री, है ना। और ये सबको पता है कि जो ड्रिंक करता है ना, उसको अपने देसी भाषा में कहते हैं अम्लीय है। नहीं कहते क्या? अम्लीय है, ऐसे बोलते हैं, नहीं बोलते क्या अम्लीय है? जो दारू पीता है बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अम्ल पी रहा है, इसलिए बोलते हैं अम्ली। क्योंकि एथेनॉल की प्रकृति कैसी है? एसिडिक है। तो वो अम्ली बन गया बेचारा, अम्ल पी गया, अम्ल पी गया तो अम्ली बन गया।
अब अम्ल क्या होगा, अम्ल H देगा या OH देगा, अम्ल क्या होता है, एच दे। H देगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सक्रिय है क्योंकि ये अल्कोहल 1 डिग्री है और 1 डिग्री अल्कोहल एसिडिक नेचर का होता है, वो H देता है। तो सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन 1 डिग्री अल्कोहल का ही है। तो 1 डिग्री अल्कोहल के पास तो कोई भी आ जाए ये उसको H दे देगा क्योंकि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। लेकिन 2 डिग्री अल्कोहल H तब देगा जब उससे H लेने वाला आएगा। आगे बात समझ। क्लियर है। तो 1 डिग्री अल्कोहल बड़े आराम से H देता है ना। अब चलते हैं अपने वापिस फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया द्वारा। फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया, अब देखो क्या होगा। फेनिल हाइड्रोजीन, पहले तो हाइड्रोजीन बताओ क्या होता है। हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन क्या होता है, H2 NH2 सर, NH2 NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। सिंगल बॉन्ड NH2, ये हाइड्रोजीन है। तो अब हाइड्रोजीन का H हटा के अगर हम फेनिल समूल यानी C6H5 लगा दें तो ये फेनिल हाइड्रोजीन बन जाता है, फिनाइल हाइड्रोजीन बन जाता है। फेनिल हाइड्रोजीन क्या किया हमने, हाइड्रोजीन का H हटा के फेनिल लगा दिया, C6H5 लगा दिया। अब ग्लूकोज क्या था, CHO CHOH COHH CHOH CHOH CH2OH। ऐसी एक रिएक्शन हमने कल भी पढ़ी थी, यहाँ OH लिखा हुआ था, हाइड्रोक्सिल वाली पढ़ी थी ना। तो इस OH की जगह अब NHNC6H5 लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिएक्शन उसी पैटर्न पे होगी क्योंकि रिएक्शन तो NH2 ने करनी है, आगे वाला तो रिएक्शन करनी नहीं, रिएक्शन तो NH2 कर रहा है। क्या निकाला था उसमें अपने, ओवरऑल क्या निकाला था उसमें से, OH और हमने क्या किया था, इस डबल बॉन्ड को सिंगल किया था ना, H डबल बॉन्ड को सिंगल करके दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री किया था कल। फिर H एक के साथ H जोड़ दिया था, एक के साथ NH जोड़ दिया था, अस्थाई बना था। अस्थाई बनने के बाद क्या निकाला था उसमें से, निकाला था O में से। तो ऐसे नहीं, आप उस रिएक्शन को माइंड में लाएं अपने, मैं वापस लिख देता हूं। देखो ये CHO था, है ना, नीचे जो है पड़ा है प्लस NH2OH, ये था। इस डबल बॉन्ड को हमने सिंगल कर लिया था। उसका डबल को सिंगल किया था। यस अब O के साथ क्या जोड़ा था, O के साथ, O के साथ क्या जोड़ा था, H तो ये वाला H तो O के साथ जोड़ लिया था ना, और C के साथ NHOH जोड़ दिया था। H तो O के साथ जोड़ दिया था, बाकी बचा NHOH C के साथ जोड़ दिया था। अब ये स्थाई बना था क्या, जो बना था ये स्थाई बना है क्या, जो बना है। नहीं, फिर क्या निकाला था इसमें से, सर वो ये जल निकाला था, वाटर निकाला था ना। H और OH यहाँ से निकाला H निकाला था, यहाँ से OH निकाला था, जल निकाला था। यानी ओवरऑल हम जल निकालते हैं इस रिएक्शन के अंदर। तो अब हम डायरेक्ट जल निकाल लेंगे क्योंकि मैं कल आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, है ना। तो मैं बार बार इसको, आप लोग जो है इसको नोट करें कहीं और इस कॉन्सेप्ट को तैयार करें अपने को। अब मैं ओवरऑल जल निकालूंगा सीधा, क्योंकि बार बार अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारे को एक रिएक्शन करने में 15-15 मिनट लगेंगे। अब मैं ओवरऑल जल निकालूंगा। ओवरऑल जल निकालें H2O, क्योंकि कल हम स्टेप बाय स्टेप इसको कर चुके हैं कि जल निकलता है ना। अब ओवरऑल जल निकाल दिया सीधा, क्योंकि ये वाला H जाना था किसके पास, O के पास, OH बनना था, फिर OH आना था और ये वाला H आना था, तो HOH निकलना था। तो यानी दोनों H कुल मिला के यही यूज होते हैं और O यही यूज होता है, तो जल निकल गया। क्लियर, ये जल निकल गया। कितने बॉन्ड खाली कर गया C के, 2। और N के भी कितने बॉन्ड खाली हो गए, N के भी कितने खाली हो गए, 2 ही N के खाली हो गए। तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड NNHC6H5, और नीचे जो है वो एज इट इज रह जाएगा, HOH COH HCHOH CHOH CH2OH। ये फेनिल हाइड्रोजीन था और ये बन गया फेनिल हाइड्रोजोन। हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन गया, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजोन।
हाइड्रोजोन। अब देखो क्या होगा, अब अगला फेनिल हाइड्रोजन और आता है। अब क्लियर कर रखना कितने फेनिल हाइड्रोजन आएंगे। एक फेनिल हाइड्रोजन और आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक फेनिल हाइड्रोजन और आया। अब ये सेकेंडरी अल्कोहल से H निकाल सकता है, क्योंकि जो एमीन होता है ना, एमीन की प्रकृति क्षारीय होती है। एमीन जो होता है बेसिक नेचर का होता है। जब बेसिक नेचर का होता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल से H निकालने की क्षमता रखता है। तो अब सेकेंडरी अल्कोहल से H निकलेगा, तो अब सेकेंडरी अल्कोहल से H निकला, ये वाला H गया, किसका बॉन्ड खाली होगा ये H जाते ही? ओ का सर। ओ का बॉन्ड खाली हो गया। तो जब ओ का बॉन्ड खाली हो तो अगला बॉन्ड किसका खाली करेंगे? का सी का। तो सी से क्या करें? H निकाल दें। सी से H निकाल दें। 2 H निकल गए, 2 H निकल गए। तो एक H तो NH2 के साथ जुड़कर NH3 बना देता है, तो एक तो अमोनिया निकल गई। और एक H यहाँ जुड़ता है और एनिलीन बना देता है, तो -C6H5NH2। तो एक H तो NH2 के साथ जुड़कर NH3 बना गया, और एक H C6H5NH के साथ जुड़कर एनिलीन बना गया। अब एक बॉन्ड C का खाली हो गया, एक बॉन्ड O का खाली हो गया, तो क्या होगा दोनों में? डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब ऊपर तो जो है वो है ही, अब यहाँ C डबल बॉन्ड O बन गया, और नीचे जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये C डबल बॉन्ड O बन गया। अब एक फेनिल हाइड्रोजन और आता है, क्योंकि सेम वही केस आ गया। ये कीटोन ग्रुप बन गया, देखो CO ग्रुप कीटोन बन गया ना, कीटोन। तो जो हाइड्रोक्सिल अमीन है वो एल्डिहाइड से भी क्रिया कर सकता है और कीटोन से भी, और सेम वही क्रिया फेनिल हाइड्रोजन कर रहा है। यानी फेनिल हाइड्रोजन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों से क्रिया कर सकता है। तो ऊपर उसने एल्डिहाइड से क्रिया करी थी, अब किससे क्रिया करेगा? कीटोन से। क्या निकलेगा बताओ? ओवरऑल फेनिल हाइड्रोजन जब कीटोन से क्रिया करेगा क्या निकलेगा वहां से? तो ओवरऑल निकलेगा क्या? डबल सिंगल में बदलते रहेंगे। अब सीधा सोचो ना, क्या निकलेगा ओवरऑल? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हाइड्रोक्सिल अमीन में बना था। निकलेगा क्या? निकलेगा क्या? क्या निकला यहां से? सर H2। H2O निकलेगा ना। ऑक्सीजन तो हाइड्रोक्सिल अमीन बना था, यहाँ तो हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन पे मत अटको, फेनिल हाइड्रोजन आर्क है, रिएक्शन वैसी है जैसी थी वो, है ना। तो ये H2O निकलेगा ओवरऑल। समझ आ रही है बात, है ना? स्टेप बाय स्टेप तरीका वही है, निकलेगा जल। अब आओ क्या बना? HC डबल बॉन्ड N NHC6H5, C डबल बॉन्ड N NHC6H5। नीचे जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो जब एक समूह जुड़ा था तो हाइड्रोजन बना था, अब 2 समूह जुड़ गए तो डाई हाइड्रोजन बन गया। ये डाई हाइड्रोजन बन गया, जिसको ओसाजोन के नाम से जाना जाता है। ओसाजोन पढ़ा होगा, ओसाजोन। ये ओसाजोन बन गया। कितने अणु यूज हुए बताओ फेनिल हाइड्रोजन के? 3 अणु यूज हो गए। देखो, एक तो ये स्टार्टिंग में यूज हो गया ना, दूसरा यहां यूज हुआ, और तीसरा यहां यूज हुआ। ये तीसरा अणु यूज हुआ। तो ग्लूकोज के कितने अणु यूज हुए? ग्लूकोज के, फेनिल हाइड्रोजन के तो 3 हो गए, ग्लूकोज के कितने अणु यूज हुए? एक। ग्लूकोज स्टार्टिंग में लिया था हमने सिर्फ। तो ग्लूकोज का 1 मोल फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल से क्रिया करके एक डाईहाइड्रोजोन बनाता है, जिसको हम ओसाजोन कहते हैं। ओसाजोन कहते हैं। अब आगे क्रिया क्यों नहीं हुई? आगे भी तो सेकेंडरी अल्कोहल है, फिर एक और फेनिल हाइड्रोजन यूज होना चाहिए था। क्यों रुक गई ये रिएक्शन? ऐसा क्या हो गया कि ये रिएक्शन रुक गई? कुछ तो वही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई यहाँ, क्योंकि N के पास H है। देखो, N के पास H है, यहाँ H लगा हुआ है ना, N के साथ H लगा हुआ है। तो ये H मैं अलग दिखा रहा हूँ, देखो आप, यहाँ H था, और H जो है जब NO और F के बीच आ जाता है,
यानी हाइड्रोजन जब फोन के बीच आ जाता है ना, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो ये जो H था ना, ये दो N के बीच आ गया, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये स्टेबल हो गया। ओसाजोन स्थायी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके स्थायी हो जाता है, इसलिए रिएक्शन यहीं रुक जाती है। ओसाजोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा ओसाजोन स्थायी हो जाता है, इसलिए ये रिएक्शन यहीं रुक जाती है। क्लियर? तो ग्लूकोज के कितने मोल यूज हुए? ग्लूकोज के 1 मोल, एक सर। और फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल। सर। ये क्वेश्चन आता है कि ओसाजोन का निर्माण में, ओसाजोन के निर्माण में फेनिल हाइड्रोजन के कितने मोल भाग लेते हैं? तो फेनिल हाइड्रोजन के 3 मोल भाग लेते हैं। 3। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है तनु क्षारों के साथ अभिक्रिया, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन। तनु क्षार डाइल्यूट बेस, NaOH ले लें जैसे हम, तनु क्षारों के साथ अभिक्रिया, डाइल्यूट बेस के साथ रिएक्शन। तो तनु क्षार से जब हम क्रिया कराते हैं, डाइल्यूट बेस से जब हम रिएक्शन करवाते हैं डी ग्लूकोज की, तो होता क्या है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये। ग्लूकोज के जो ग्रुप हैं वो रीअरेंज हो जाते हैं, और वो ग्लूकोज जो है डी फ्रक्टोज में बदल जाता है, और डी या फिर डी मैनोज में बदल जाता है। डी फ्रक्टोज या डी मैनोज, हमने फ्रक्टोज भी पढ़ा है और हमने मैनोज भी पढ़ा है ना। ग्लूकोज और मैनोज में क्या फर्क है? ग्लूकोज और मैनोज में क्या फर्क होता है? ग्लूकोज और मैनोज में 2 और 3 नंबर मैनोज पर C2 OH एन्यूमर है ग्लूकोज का, और C2 डी फ्रक्टोज C2 C4 एन्यूमर है। एनोमर एपीमर, एनोमर एपीमर एपीमर, सर। मैनोज C2 एपीमर है, और फ्रक्टोज C4। नहीं, वो गलैक्टोज था C4। सर C3। C3। C3 एपीमर है ही नहीं, ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। एल्डिहाइड। कहाँ एल्डिहाइड, कहाँ कीटोन, है ना, कोई लेना देना नहीं है इसका। ये समावेवी है दोनों, आइसोमर है दोनों, फंक्शनल आइसोमर है दोनों, दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, एनोमर या एपीमर में नहीं लेके जाएंगे इनको, ठीक है ना। ये नहीं हो कि ग्लूकोज फ्रक्टोज को भी आज हम एपीमर बना के छोड़ दें। क्लियर? तो ग्लूकोज किस में बदल गया? ग्लूकोज मैनोज में और फ्रक्टोज में, डाइल्यूट बेस से रिएक्ट करके, डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करके। अब फ्रक्टोज जब डाइल्यूट NaOH से रिएक्ट करता है तो वो या तो वापस ग्लूकोज में बदल जाता है और या फिर मैनोज में बदल जाता है। ऐसे ही जब मैनोज NaOH से रिएक्ट करता है तो या तो वो डी फ्रक्टोज में बदल जाता है या डी ग्लूकोज में बदल जाता है। यानी इस तरह से डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मैनोज में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड हो जाता है, तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो डी ग्लूकोज की रिएक्शन जब हम डाइल्यूट NaOH से करवाते हैं तो या तो वो डी मैनोज या फिर डी फ्रक्टोज बना देता है ना। ऐसे ही डी फ्रक्टोज जब NaOH, क्योंकि NaOH तो बीच में है और डी फ्रक्टोज बन गया, तो डी फ्रक्टोज डी मैनोज और डी ग्लूकोज बना देता है, और डी मैनोज डी फ्रक्टोज और डी ग्लूकोज बना देता है। तो इस तरह से डी ग्लूकोज और डी फ्रक्टोज और डी मैनोज का साम्य मिश्रण आ जाता है, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है वो ऑब्टेन हो जाता है अपने को। इस तरह से ये रिएक्शन एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज साम्य अवस्था में होते हैं, इक्विलिब्रियम में होते हैं। इस रीअरेंजमेंट को लोब्री डी ब्राइन वान एंकेनस्टाइन पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट कहते हैं। लोब्री डी ब्राइन वान एंकेनस्टाइन पुनर्विन्यास, लोब्री डी ब्राइन वान एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास। तो लोब्री डी ब्राइन वान एंकेस्टाइन पुनर्विन्यास क्या है? डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज और डी मैनोज में इक्विलिब्रियम आता है किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, तनु क्षार की उपस्थिति में। क्लियर? तो ये आपके ग्लूकोज की रिएक्शन
कंप्लीट हो गई हैं। अब एक और मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारा हम लोग पढ़ते हैं अपचयन करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने का तरीका क्या होता है बताओ, कल बताया था मैंने आपको। रिडक्शन करने का मेथड क्या रहता है? रिडक्शन करने का मेथड क्या रहता है? क्या प्रोसेस लगाते हैं रिडक्शन करते टाइम? लाल पी और एच आई से अगर रिडक्शन करेंगे तब तो क्या होगा, जब लाल पी और एच आई से रिडक्शन करेंगे तब तो हम सारे नेगेटिव ग्रुप निकाल देंगे, है ना। अदरवाइज कोई और रिड्यूसिंग एजेंट अपने लेते हैं लाल पी और एच आई के अलावा, तब क्या करते हैं वो भी बताया था मैंने आपको। हाइड्रोजन जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं हाइड्रोजन? डबल बॉन्ड को क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, बताया था ना। डबल को सिंगल करके हाइड्रोजन जोड़ते हैं, बताया था ना। तो कुछ बुक्स के अंदर ग्लूकोज की एक रिएक्शन और लिखी होती है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। NaHG के साथ रिडक्शन लिखा होता है, वो भी क्लियर कर लें। हो रही है स्क्रीन शो? सर तो ग्लूकोज का रिडक्शन लिखा होता है NaHG के साथ, वो भी देख लें। अगर लाल पी और एच आई आया था तो हमने सारे वो निकाल दिए थे ना, लाल पी और एच आई वाले तो। लेकिन एक रिडक्शन और आता है इसका, NaHG के साथ, NaHG प्लस जल के साथ रिडक्शन आता है। तो लाल पी और एच आई के साथ जब अपचयन आएगा तब तो वो निकाल देंगे। अब दूसरा कोई अपचायक आ गया तो अपचयन करने का यही तरीका होता है कि जो डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर दें। तो डबल बॉन्ड को सिंगल कर दें। वैसे मैं कल बता चुका हूँ आपको, ये कुछ बुक्स में ये रिएक्शन दी होती है NaHG वाली, है ना। डबल को सिंगल कर दें, तो इसमें डबल बॉन्ड है उसको सिंगल कर दिया, तो डबल को सिंगल करते ही क्या होगा, दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, सी का और ओ का। अब क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं, तो जितने भी बॉन्ड खाली होंगे वहां क्या करेंगे, हम H जोड़ देंगे, है ना। तो 2H हमने ग्लूकोज में जोड़ दिए, 2H जोड़ दिए ग्लूकोज में, ये बन गया सार्बिटोल। सार्बिटोल का निर्माण होता है, ये सार्बिटोल है। ऊपर भी CH2OH बन गया, CH2OH, तो यानी CH2OH, फिर बीच में 4 CHOH लगे हैं और नीचे भी CH2OH बन गया। इस तरह से दिखाया होता है बुक्स के अंदर सार्बिटोल। बाकी मैंने बेसिकली आपको कल बता दिया था कि लाल पी और एच आई आए तब तो आप O निकाल देंगे। अदरवाइज कोई और रिड्यूसिंग एजेंट आता है आपके पास तो आप डबल बॉन्ड को सिंगल करके H जोड़ें। तो यहाँ डबल बॉन्ड है, उसको सिंगल करके H जोड़ें तो सार्बिटोल बन जाएगा। तो सोडियम अमलगम और जल के साथ रिडक्शन करने पर ग्लूकोज जो है वो सार्बिटोल देता है। क्लियर?